सोचिए जरा, एक ऐसा भी वक्त था जब पूरी दुनिया ज्ञान की तलाश में सिर्फ एक ही जमीन की तरफ देखती थी। ये कहानी है उस भारत की जिसे दुनिया अपना गुरु मानती थी। ये वो दौर था जब ज्ञान की प्यास इतनी तेज थी कि दुनिया के कोने कोने से लोग एक ही मंजिल की ओर एक लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकल पड़ते थे। लेकिन उनका मकसद दुनिया पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि वो तो सीखने आए थे, एक ऐसी जमीन से जिसे हम प्राचीन भारत या भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और इसी असाधारण भूमिका के लिए दुनिया ने भारत को एक नाम दिया, विश्व गुरु, मतलब पूरी दुनिया का शिक्षक, वो जो पूरी इंसानियत को रास्ता दिखाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बड़ी बड़ी बात थी, एक विश्वास था, या फिर इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सच्चाई भी है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वैज्ञानिक और बौद्धिक स्तंभों की जिन्होंने भारत को ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बनाया था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड, उनका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। उस जमाने में भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये तो ज्ञान के धधकते हुए केंद्र थे। आप सोचिए, यूनान, फारस और चीन जैसी जगहों से छात्र यहां खींचे चले आते थे। और सबसे बड़ी बात, यहां पर हर विषय की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी। ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम थी, वो भी फ्री। लेकिन इन महान विश्वविद्यालयों की शायद सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली देन थी एक नंबर, एक अंक, जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था शून्य। देखिए, शून्य सिर्फ एक खाली जगह नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसी शून्य से दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम का जन्म हुआ। इसी ने फिर आगे चलकर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी। और आज जो भी हम कंप्यूटर और मॉडर्न साइंस देख रहे हैं ना, उसकी पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी है। अच्छा, गणित से थोड़ा आगे बढ़कर आसमान की तरफ देखते हैं। उस दौर में जब सारी दुनिया ये मानकर बैठी थी कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड का केंद्र है, तब हमारे खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने सदियों पहले ये ऐलान कर दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों साल पहले भारत में सूर्य और चंद्र ग्रहण की इतनी सटीक, मतलब इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन की जाती थी, जिसे समझने और उस लेवल तक पहुंचने में पश्चिम को सदियां लग गईं। ये उस दौर के ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। तो ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन भारत का असर सिर्फ किताबों और प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं था। चलिए देखते हैं कि यहाँ के समाज और संस्कृति ने दुनिया को क्या सिखाया। जैसे दवाइयों को ही ले लीजिए। प्राचीन भारत में चिकित्सा का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं था, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका था। आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों पर काम नहीं करता, वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने पर जोर देता है। और क्या आपको पता है कि आज की जो मॉडर्न सर्जरी है, उसकी जड़ें भी प्राचीन भारत में ही हैं? जी हां, 2000 साल से भी पहले महर्षि सुश्रुत, वो प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद जैसे जटिल ऑपरेशन करने में माहिर माने जाते थे। भारत का प्रभाव तलवार के जोर पर नहीं फैला, बल्कि विचारों की शक्ति से फैला। इसने दुनिया को योग और ध्यान सिखाया ताकि इंसान अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा सके। बौद्ध और वैदिक दर्शन बिना किसी लड़ाई या जबरदस्ती के चीन, जापान और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गए। ज्ञान की इस ताकत के साथ साथ प्राचीन भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी था। यहाँ के जहाज, मसाले, बेहतरीन कपड़े, स्टील और कीमती रत्न रोम, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंचते थे। और इस व्यापार का असर इतना जबरदस्त था कि रोमन इतिहासकारों को यह तक लिखना पड़ा कि हमारा सारा सोना बहकर भारत जा रहा है। ये बात उस दौर की आर्थिक ताकत को साफ साफ दिखाती है। यहां तक कि शासन चलाने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। यहां ताकत का मतलब हुकूमत करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना था। राजा खुद को प्रजा का मालिक नहीं, सेवक समझते थे, और पूरा शासन धर्म पर आधारित था, मतलब कर्तव्य और सही आचरण पर। तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था, तो फिर इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हो गया, और इस खोई हुई विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, वक्त बदला, सदियां बीतीं, और फिर आक्रमणकारियों का दौर आया,
उन्होंने विश्वविद्यालयों को, हमारी ज्ञान की धरोहर पुस्तकालयों को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद जो औपनिवेशिक काल आया, उसने तो भारतीय ज्ञान परंपरा को एक सोची समझी साजिश के तहत दबाया और धीरे धीरे वो विश्व गुरु की पहचान धुंधली पड़ती चली गई। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे हमें याद रखना होगा। ज्ञान कभी मरता नहीं है। उसे दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वो बस सही वक्त का दोबारा खोजे जाने का इंतजार करता है। आज की दुनिया को अगर देखें तो उसे एक और ताकतवर शासक की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है एक मार्गदर्शक की, एक गुरु की, एक ऐसा गुरु जो ताकत से नहीं बल्कि सत्य और ज्ञान से रास्ता दिखाए। और इसीलिए ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या हम यानी भारत अपनी विश्व गुरु की उस विरासत को फिर से अपनाने के लिए तैयार हैं? ये सवाल सिर्फ हमारे इतिहास का नहीं है, ये हम सबके भविष्य का सवाल है।